Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting chapter number 4. The name of the chapter is Statistics. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है और इसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। जब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं तो according to the definition of statistics, the science that deal with the collection of classified and interpretation of masses of data. तो ये इसकी definition है, the science that deal with the collection, classified and interpretation of masses of data. इसके अलावा इसकी सेकंड डेफिनेशन अगर हम सिंपली कह सकते हैं तो ये है a collection of quantitative data. तो ये इसकी डेफिनेशन थी स्टैटिस्टिक्स की। और अब स्टैटिस्टिक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ डेटा। अब हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेटा, डेटा आर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। तो ये डेटा की डेफिनेशन है। डेटा are individual pieces of factual information recorded and used for the purpose of analysis. तो ये हमने डेटा की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। अब हम इसकी टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। और जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। तो ये तो हो गई इसकी टाइप्स। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डेटा क्या है और अनग्रुप डेटा क्या है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें विदाउट अरेंजमेंट मिलती है वो अनग्रुप डेटा होता है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अनग्रुप डेटा। और जब हम उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में चेंज कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा। तो वो जो है वो ग्रुप डेटा बन जाता है। ग्रुप डेटा के अंदर एक टेबल फॉर्म किया जाता है और उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अनग्रुप डेटा, सिंपल डेटा जो गिवन होता है वो अनग्रुप है, और जिसमें कॉलम्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, वो ग्रुप डेटा होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम डेटा को कॉलम वाइज किस तरह कन्वर्ट करते हैं और फ्रीक्वेंसी किस तरह फॉर्म की जाती है। इसको समझने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर हमें नंबर गिवन है 0, 1, 3, 5, 4, 18, 8, 23, 49, 11, 36, 45, 40, 35, 40, 34, 25, 17, 10, 9, 28, 35, 39 to 16. Now we have to form a frequency distribution table. तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करने से पहले हमें सबसे मिनिमम वैल्यू यानी कि लो स्कोर और हाई स्कोर दोनों को देखना होता है डेटा के अंदर जो हमें गिवन है। तो जब हम इस डेटा को देखते हैं तो जो लोएस्ट वैल्यू है या लोएस्ट स्कोर है दैट इज़ 0। तो 0 जो है वो लोएस्ट स्कोर है, और 49 जो है वो हाईएस्ट है।
तो सबसे पहले हमें देखा कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लो स्कोर हाई स्कोर क्या है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, उसके अंदर कॉलम्स बनते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज क्लास इंटरवल्स, CI, सेकंड टेली मार्क्स, और थर्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर 3 कॉलम जो बनते हैं वो ये वाले हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज कर देते हैं 10 के साइज के अंदर। तो हमारे पास जो डेटा है वो साइज जो होगा इंटरवल का वो 10 ले रहे हैं। अब 10 साइज कैसे मालूम करते हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि 10 माइनस 0। अगर हम ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। अब साइज ऑफ द इंटरवल कैसे मालूम करते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव, यानी कि लोअर लिमिट्स 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। तो साइज ऑफ द इंटरवल आ गया, या 19 माइनस 9 कर लें, 2 कंसेक्यूटिव अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट्स को माइनस करके हम साइज ऑफ द इंटरवल मालूम करते हैं। उसके बाद टेली मार्क्स, यानी कि हमें ये देखना है कि 0 to 9 हमारे डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो उसमें 0 से लेकर 9 तक, यानी कि उस इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो जब हम यहाँ पर डेटा के अंदर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वैल्यूज़ गिवन है जो 0 से लेकर 9 के दरमियान आती हैं। जब हम 5 वैल्यूज़ को लेते हैं तो हम उसको इस तरह क्रॉस करके लिखते हैं। टेली मार्क्स का तरीका ये है। तो हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ गई, यानी कि इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल के अंदर 0 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल डेटा जो है वो 8 है। इसी तरह 10 से लेकर 19 तक देखा तो ये 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, 5 आ गई। उसके बाद 20 to 29 3 वैल्यूज़ हैं, 3 आ गई। उसके बाद 30 to 39 5 वैल्यूज़ हैं, 5 फ्रीक्वेंसी आ गई। और 40 to 49 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये 4 आ गई। अच्छा, ये तो हो गई, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो इस तरह ड्रॉ होता है, यानी कि कॉलम बनता है क्लास इंटरवल का, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। अब जो डेटा गिवन होता है उसको हम एक सूटेबल साइज़ के अंदर या गिवन होगा या फिर आपको मालूम ले लें। अगर डेटा कम है तो बड़ा साइज़ लेंगे, अगर डेटा ज़्यादा है तो फिर छोटा साइज़ लेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनको मतलब समझना है। उनमें 0 0 10 20 30 40 हैं, ये कहलाती हैं लोअर लिमिट्स। उसके बाद 9 0 9 19 29 30 और 49 जो आ रही हैं ये कहलाती हैं अपर लिमिट्स। उसके बाद यहाँ पर 0 to 9 ये क्लास इंटरवल है, और क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो अलग होती हैं। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आपस में रिपीट होती हैं तो वो क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। इसके अलावा साइज़ और मैग्नीट्यूड,
तो साइज और मैग्नीट्यूड, इसके बारे में मैंने आपसे बता दिया कि जैसे ये जो हमारा डेटा दिया हुआ है 0 से लेकर 9 तक है, फिर 10 से लेकर 19 तक है, फिर 20 से 29 तक है, उसके बाद 30 to 39 है, फिर 40 to 49 है। अगर हमें साइज और मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो मैंने जिस तरह अभी बताया है 2 कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स या अपर लिमिट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास साइज और या मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 - 0, 10 - 0 इज इक्वल टू 10। इसी तरह 19 - 9 इज इक्वल टू 10। इसी तरह 40 - 30, ये हो गया 10। यानी कि कोई भी आप लोअर लिमिट या अपर लिमिट लेंगे तो उनका डिफरेंस सेम आएगा। तो ये साइज और मैग्नीट्यूड कहलाता है। इस तरह हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर दिया। Our next topic is measures of central tendency। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज की डेफिनेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। According to the definition of average, a single quantity which is the representative of all the given quantities is called an average। तो एक ऐसी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज, एवरेज एक ऐसी क्वांटिटी है जो तमाम दी गई क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक ऐसा नंबर जो तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है वो उसका एवरेज कहलाता है। नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एवरेज या 3 टाइप्स ऑफ एवरेज। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन, मीडियन एंड मॉड। इसके बाद हम सबसे पहले अब हम अरिथमेटिक मीन को कंसीडर करते हैं। और इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। तो सबसे पहले जब हम अरिथमेटिक मीन का टॉपिक लेते हैं तो हमारे पास 2 बातें जहन में आती हैं, एक अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। तो हम सबसे पहले अनग्रुप डेटा को कंसीडर करेंगे अरिथमेटिक मीन के अंदर। सबसे पहले फॉर्मूला टू फाइंड the mean of ungrouped data. The formula is x bar is equal to sigma x upon n. This is the formula to find the mean of ungrouped data. Sigma means sum, इसका मतलब सम है, यानी कि जो x है, जो हमें दिया हुआ डेटा है, that is x, वो x है, और जब हम उसका सम करेंगे that is called sigma x। n का मतलब होता है कि जो हमें डेटा दिया हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने नंबर्स हैं वो जो दिए हैं, तो दैट इज कॉल्ड n, वो n कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की मदद से हम इस अरिथमेटिक मीन के अनग्रुप डेटा को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है 1 3 4 और हमें फाइंड करना है इसका मीन, हमें मीन फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान में रखें कि अगर हमें डेटा दिया हुआ है वो सिंगल वैल्यूज़ की फॉर्म में दिया हुआ है तो वो अनग्रुप डेटा होगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है या हमें क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं तो वो ग्रुप डेटा कहलाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे 1 3 और 4। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला जो हमें गिवन है दैट इज सिग्मा x अपॉन n। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x, यानी कि हम इनका सम मालूम करेंगे जो डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब 1 + 3 + 4 डिवाइड बाय n। कितने नंबर दिए हुए हैं
3 दिए हैं। दैट इज इक्वल टू 8/3। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.6, उसके बाद भी आगे आंसर आएगा, तो हम यहाँ पर 2.6 ले लेते हैं। तो ये मीन आ गया इसका। इसके बाद हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, और जो एग्जांपल जो है वो ये है कि अबरार during his studies in school played 12 cricket matches and got the color of the last player by securing 50, 85, 98, 55, 78, 82, 65, 75, 80, 72, 70, 90 runs respectively. Find the arithmetic mean of his runs. तो हमें जो उसने रन्स लिए जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर वो जो रन्स उसने स्कोर किए थे वो हमने सारे लिख दिए। प्लस कर लिया, यानी कि दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, जो कि सिग्मा एक्स कराएगा। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, उसी तरह हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। उसके बाद अगर हम चाहें तो यहीं पर इनका सम मालूम कर लेते हैं। इन सबको प्लस कर दिया, ऐड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 900, जो कि 900 आ गया। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 12। 900 को 12 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू 75। 75 इज द मीन ऑफ अबरार्स रन। तो जो उसने रन्स किए थे उनका जो मीन फाइंड हुआ दैट इज इक्वल टू 75, वो 75 है। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसके अंदर हमें जो डेटा गिवन था वो एक सिंगल फॉर्म की सिंगल डिजिट्स की फॉर्म के अंदर था, यानी कि कोई कॉलम्स नहीं थे, कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, इसलिए अनग्रुप डेटा था। और इसको हमने जो फॉर्मूला यूज किया मीन फाइंड करने का, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मीन द सम ऑफ द गिवन डेटा, जो हमें डेटा था उसको हमने सम किया। जब हमने सम किया तो दैट इज इक्वल टू 900, वो 900 आया। और जो हमने जब डेटा को काउंट किया तो दैट इज इक्वल टू 12, और जब हमने उनको प्लस काउंट किया तो 12 से। उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज किया सिग्मा एक्स अपॉन एन, और 900 को डिवाइड किया 12 से, द आंसर इज 75। तो हमने मीन फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डेटा। अगर डेटा ग्रुप डेटा होगा तो हम उसका मीन किस तरह फाइंड करेंगे। तो जब हमें डेटा ग्रुप डेटा होता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं मीन फाइंड करने का, दैट इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है ग्रुप डेटा का, जहाँ पर सिग्मा का मतलब सम और एक्स जो है वो हमारे पास जो डेटा होता है वो है मिड वैल्यू, सॉरी एक्स का मतलब है मिड वैल्यू और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर आप चाहें तो उसको एम भी लिख सकते हैं या सिंपल मीन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप इसको जिस तरह मर्जी आप लिख लें। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस ग्रुप डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि मीन किस तरह फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा में। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें मीन मालूम करना है, और ये जो मेथड है, जिस मेथड से हम अभी ये एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई मेथड नहीं कहा जा रहा तो इसका मतलब फिर आप यही मेथड यूज करेंगे, ये सिंपल मेथड है। तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जो है वो आपका है, देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कीम ऑफ देयर एजेस इज गिवन बिलो, फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन।
तो ये जो दो कॉलम्स हैं ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मैंने डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन के अंदर लिख दिए हैं। एजेस इनकी गिवन है, और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर इंटरवल हैं या बाउंड्रीज हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस डिफरेंस को हमें समझना है कि जो हमें दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल है या क्लास बाउंड्रीज है। अगर एक इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट आपस में सेम आ रही हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज, तो वो क्लास बाउंड्रीज कहलाते हैं। अगर फर्स्ट इंटरवल और उसके बाद जो दूसरा सेकंड इंटरवल आ रहा है अगर उनकी अपर और लोअर लिमिट सेम नहीं है तो क्लास इंटरवल है। इसका मतलब हुआ कि जो हमें यहाँ पे गिवन है वो क्लास बाउंड्रीज है। तो क्लास बाउंड्रीज हमें गिवन है 9 to 11 और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इसमें दी हुई है 200। अब हमें इसको सॉल्व करना है मीन डायरेक्ट मेथड से। तो यहाँ पर हम कॉलम जो बनाएंगे, नेक्स्ट कॉलम होगा मिड वैल्यू का, तो हम यहाँ पर इनकी मिड वैल्यूज निकालेंगे। मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं कि जो हमें इंटरवल गिवन है उनकी अपर और लोअर लिमिट्स को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा मिड वैल्यू, या फिर इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। तो मिड वैल्यू भी कह सकते हैं और इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं। तो मिड वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी। इसी तरह हम बाकी को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 11 + 13 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर इज 12। 13 + 15, द आंसर इज 14। 15 + 17, द आंसर इज 16। तो हमने ये मिड वैल्यूज निकाल ली या सेंट्रल टेंडेंसी मालूम कर ली, और इसका सिंबल है एक्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा एफ एक्स का। एफ एक्स का मतलब है एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। एफ जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये कॉलम एफ का है, ये कॉलम जो है वो एक्स का है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब हुआ कि 200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2000। तो हमने 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2000 आ गया। इसी तरह बाकी भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आएगा 2700, 2450, 175 मल्टीप्लाई 14, 2450। उसके बाद 1600, 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 1600 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एफ। तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ मालूम करेंगे, इन सब को प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 700। ये 700 के बराबर आ गया। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स जो हमने लास्ट कॉलम मालूम किया था उनको भी हम प्लस करेंगे। तो द आंसर इज 8750। तो इन सबको प्लस किया तो आंसर आया 8750। उसके बाद हमने इसका डेटा लिखा। सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 700, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई थी हमें 8750। उसके बाद हमने इनको प्लस किया, हमने एक्स मालूम करना, मीन मालूम करना, एक्स बार। उसके बाद बाय यूजिंग फॉर्मूला हम फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू थी 8750 डिवाइड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू 700। जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 12.5 ईयर्स। चूँकि हमें एजेस गिवन है तो हमें इसका आंसर भी ईयर्स में आएगा, 12.5 ईयर्स। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से। मीन का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का तरीका, हमें नॉर्मली 4 कॉलम्स बनाने होते हैं, एजेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मिड वैल्यूज और एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ किया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और उसके बाद रिजल्ट आया 12.5 ईयर्स। इससे पहले हमने मीन फाइंड करने के अंदर जो मीन मेथड यूज़ किया था, डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था। अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज़ बाय शॉर्टकट मेथड। तो अगर
अगर आप किससे कहा जाएगा कि इस मेथड से करना है तो फिर आप कीजिएगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करें क्योंकि वो इसके मुकाबले में ईजी है। तो हम जो है वो सेकंड मेथड मीन फाइंड करने का दूसरा मेथड यानी कि टू फाइंड मीन, इसके अंदर मीन फाइंड करने का दूसरा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर आपको एजेस दी हुई हैं, जो एजेस दी हुई हैं दैट इज़ 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17। तो ये आपके पास ये एजेस दी हुई हैं, इनका हमने इंटरवल बनाया ये। अच्छा, यहाँ पर 9 to 11 है और 11 to 13 है, ये क्लास इंटरवल नहीं है, क्लास बाउंड्रीज हैं। तो दीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल में डिफरेंस क्या है? अगर एक इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट्स दोनों आपस में सेम होंगी, रिपीट हो रही होंगी, तो दे आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। यहाँ पे आप देखें कि 11 है, सेकंड में 11 जो है वो लोअर लिमिट आ रही है, दोनों सेम है, तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो इनको इसलिए हम यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं लिखेंगे बल्कि क्लास बाउंड्रीज लिखा जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज़ 200, ये आपके क्वेश्चन में दी हुई है, 200 है, 225 है, 175 है और 100 है। ये दो वैल्यूज गिवन है, दो कॉलम्स गिवन है आपको। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हमें शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू मालूम करेंगे। आपको पता है मिड वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 9 + 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10। 10 आ गया, ये आपका मिड वैल्यू आ गई x। इसी तरीके से हम बाकी इंटरवल की मिड वैल्यू मालूम करेंगे। 11 + 13 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 12। उसके बाद इसी तरह 14 और 16 मिड वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड डी। डी जो है वो कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले हम ये जो ए आ रहा है एज्यूम मीन, यानी कि एज्यूम मीन फाइंड करते हैं। एज्यूम मीन या प्रोविजनल मीन, इसको एज्यूम मीन भी कहते हैं और प्रोविजनल मीन भी कहते हैं। कैसे मालूम करेंगे? जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है दैट इज 225, ये 225 गिवन है, उसके सामने जो मिड वैल्यू होगी दैट इज एज्यूम मीन। इसका मतलब ये जो 12 है, ये 12 जो है वो एज्यूम मीन हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो 12 आ रहा है ये एज्यूम मीन है। नाउ वी हैव टू फाइंड डी। इसी तरह हर कॉलम के अंदर डी मालूम करेंगे, x - a। तो यहाँ पर 10 - 12 दैट इज इक्वल टू 2 - 2। इसी तरह ये 0 आ गया, 2 आ गया और ये 4 आ गया। उसके बाद f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 200 × -2 दैट इज -400। 225 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरह 175 × 2 दैट इज 350। इसी तरह ये 400 आ गया। उसके बाद हम दो कॉलम्स को ऐड करते हैं, इनका सम मालूम करेंगे। तो एक फ्रीक्वेंसी का सम मालूम करेंगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा f। इन सबको प्लस किया, जब हम इन सबको प्लस करेंगे दैट इज 700 आ गया। इसी तरह हम सिग्मा एफ डी, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर सिग्मा एफ डी आता है, तो हम इसको प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 350। इसका आंसर आया 350। ये हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद वैल्यूज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो हमने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं प्लस प्रोविजनल मीन या एज्यूम मीन। ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। उसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 350 डिवाइड बाय 700 प्लस 12। उसके बाद हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, प्लस 12 आ गया।
दैट इज इक्वल टू 12.5 ईयर्स। तो ये हमने शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड कर लिया। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। A new topic is median. When the numbers in a data are written in ascending or descending order, the middle number is called the median of such data. इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो डेटा जो है वो असेंडिंग या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना होता है, और उसके अलावा हमें ये देखना होता है कि जो हमें डेटा गिवन है, क्या जो डेटा गिवन है वो n की वैल्यू जो है वो ऑड है या n जो है वो इवन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें डेटा गिवन है और उनको हम काउंट करके देखें कि क्या वो उसका जो नंबर्स आ रहे हैं क्या वो इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा तो उसका मेथड क्या है मीडियन फाइंड करने का, अगर ऑड है तो उसका मेथड क्या है मीडियन फाइंड करने का, ये हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल नंबर 1 जो ले रहे हैं उसमें हम मीडियन फाइंड करेंगे। द क्वेश्चन इज द नंबर्स ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ अ स्कूल मेड 18, 20, 0, 25, 20, 15, 11, 10, 25, 12, 7 runs respectively. Find the median of their runs. हमें इनका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, राइट द डेटा नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, जो डेटा गिवन था, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। आप चाहें तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, आंसर जेड दोनों का सेम आएगा। तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखा और हाईएस्ट नंबर जो है वो सबसे लास्ट में लिखा। उसके बाद हम इसकी मिडिल वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इनको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, इसका मतलब ऑड है, n की वैल्यू ऑड है। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल वैल्यू होगी वो सिंगल वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, बराबर बराबर दोनों साइड से नंबर्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसका मतलब मिडिल वैल्यू ये 12 आ गई। तो जब ऑड वैल्यूज आए यानी कि सिंगल वैल्यू आती है मिडिल में, तो जो मीडियन होगा वही इसका मिडिल वैल्यू जो है वो आंसर होगा। इसका मतलब हुआ कि मीडियन जो है वो इस क्वेश्चन का वो है 12, क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो वो 12। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी कि मीडियन फाइंड करना अगर n जो है वो ऑड है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें ये ऑड नंबर्स का क्वेश्चन था मीडियन फाइंड करने का। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जो मीडियन फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8 स्टूडेंट ऑब्टेन 48, 16, 10, 45, 12, 36, 45, 32 मार्क्स रिस्पेक्टिवली इन अरेबिक फाइंड देयर मीडियन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन के अंदर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जब हमने इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n जो है वो इवन है। इसका मतलब जो मीडियन हमें फाइंड करना है वो इवन डेटा का क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले इसकी मिडिल वैल्यू मालूम करेंगे। जब हम इसकी मिडिल वैल्यू मालूम करेंगे तो 3 यहाँ से लिए तो मिडिल वैल्यूज हमारे पास ये आ गई 12, 32 एंड 36। तो यहाँ पर मिडिल वैल्यूज के अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीडियन। तो हम मीडियन फाइंड करने का मेथड क्या है कि हम जब मीडियन फाइंड करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज को हम लिखेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 2 और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 जो है ये इस मेथड का 2 है, यानी कि इसमें हम नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे बल्कि ये 2 ही आएगा। तो 32 + 36 डिवाइड बाय 2
दैट इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाई 2. द आंसर इज 34. तो ये आंसर आ गया. इसका मतलब मीडियन जो आया वो हमारे पास 34 आ गया. अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का. 53 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, फाइंड देयर मीडियन. अब इसके अंदर जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ वो 53 बॉयज़ का है. इसका मतलब हुआ कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एज n इज़ ऑड, क्योंकि 53 है और आपको पता है कि 53 ऑड नंबर है. देन द मीडियन, क्योंकि मीडियन जो है वो सिंगल वैल्यू आएगी, तो वो जो सिंगल वैल्यू है वो n+1 अपॉन 2th टर्म वो होगी ये वाली. यानी कि जब n ऑड होता है तो जो टर्म मिडिल वैल्यू आती है वो n+1 अपॉन 2th टर्म होती है. तो इसलिए देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ कि जो मीडियन होगा दैट इज इक्वल टू 53 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 27. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉड. इससे पहले आपने मीडियन और मीन वो 2 टॉपिक किए थे. इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है मॉड. मॉड जो है वो असल में द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन द गिवन डेटा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू. जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड मॉड. ठीक है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 4 5 6 6 6 7 8 8. तो ये हमारा डेटा आ गया. हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. उसके बाद द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 6. देखें जो 6 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो जो 6 3 टाइम्स आ रहा है ये मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है. 8 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब जो 6 है वो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है. देयरफॉर मॉड इज इक्वल टू 6. तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का. तो मॉड के अंदर ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है मॉड का, और इसके अंदर मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ द गिवन डेटा. तो ये एक बात नोट करें यहाँ पर कि सबसे पहले जब हम मीडियन और मॉड मालूम करते हैं तो हमें अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है. मीन के अंदर ये कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है. आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जब आप मीडियन और मॉड के क्वेश्चंस करेंगे तो उनके अंदर आपको लाजमी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपका जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आई होप कि आप लोग जो है मीन, मीडियन, मॉड और उसके अलावा साइज ऑफ इंटरवल, इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब चीज़ें आपने समझनी होंगी. अब उसके बाद जो आपको नोटबुक में काम करना है, जो आपका होमवर्क होगा वो आपका एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3, ये दोनों एक्सरसाइजें आपने अपनी नोटबुक में करनी है और इसके अलावा कोई और काम आपको नहीं कर. तो ये 2 एक्सरसाइजें जो आपका होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है. इसके अलावा जो बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वो आपने अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं. प्रैक्टिस के तौर पे वो आप घर पे अपने तौर पे उसको कर रहे हैं. और इसके अलावा जो मिसलिनियस एक्सरसाइज गिवन है
वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पे आप कर सकते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज भी आपको करनी है, लेकिन आपको जो अपनी नोटबुक में लिखना है, जो आपका मेन मकसद है असल में इसको समझना, जो आपने मीन मॉड मीडियन को समझना है। तो जब आपको समझ आ गई, क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3।